नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी का लेक्चर नंबर 64 यानी 64वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स कि अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था फिरोमोन। क्या टॉपिक चल रहा था? फिरोमोन। फिरोमोन्स बताया था आपको कि वे बाह्य स्रावी पदार्थ है जो कि एक ही जाति के सदस्यों के बीच में व्यवहार को परिवर्तन करते हैं। क्या कहलाते हैं? फिरोमोन्स कहलाते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। फिरोमोन्स की कुछ विशेषताएं थी। आपको बताया था कि ये एक सेमियोकेमिकल होता है, यानी संकेत उत्पन्न, एक ही जाति के सदस्यों के बीच में संकेत ले जाने वाले रसायन होते हैं। दूसरा आपको बताया था इनका आणविक भार क्या होता है? कम होता है। ये वाष्पशील होते हैं और आसानी से विस्तृत हो सकते हैं। अगला आपको पॉइंट बताया था कि जलीय जंतुओं में जल के द्वारा और वायुवीय जो जंतु हैं, ये जो स्थल पर रहते हैं, उन जंतुओं के अंदर ये वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। उसके बाद में आपको बताया था कि ये जो है फिरोमोन्स, इनका स्राव अधिकतर रात्रि काल को होता है, और रात्रि काल में होने का कारण क्या है कि वायु द्वारा ये लंबी दूरी तक इनको ले जाया जा सकता है। उसके अलावा आपको बताया था कि जो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले फिरोमोन्स होते हैं, जिनमें कार्बन की संख्या बहुत अधिक होती है, वो फिरोमोन्स जो हैं वो लिंग आकर्षक होते हैं, यानी कि नर को मादा की तरफ और मादा को नर की तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करने का कार्य करते हैं। उसके अलावा आपको बताया था कि जो छोटी कार्बन श्रृंखला वाले जो फिरोमोन्स होते हैं वो खतरे का संकेत उत्पन्न करते हैं, यानी कि फिरोमोन स्रावित हुआ किसी भी जंतु के द्वारा और जिनकी कार्बन श्रृंखला छोटी है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि ये फिरोमोन जो होते हैं कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो इसलिए जो कार्बन श्रृंखला जिनकी छोटी होती है वो खतरे का एक अलार्म या खतरे का संकेत उत्पन्न करते हैं, जिससे उसी जाति का दूसरा जो जंतु है वो अलर्ट हो जाता है और उस खतरे से दूर चला जाता है, या ये कह सकते हैं उस खतरे वाले स्थान से दूर चला जाता है। तो उसमें भी इन फिरोमोन्स की क्या रहती है? उपयोगिता रहती है। उसके बाद में आपको बताया था कि भिन्न भिन्न जाति की जो मादाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न समय पर ही फिरोमोन्स का स्राव करती, जरूरी नहीं है कि एक साथ स्राव करें। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि जो फिरोमोन्स से संबंधित जो निकल करके बात आ रही है, इसका मतलब जो मेन में बात है वो बता सकता हूँ आपको कि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, जो कि एक ही जाति के सदस्यों के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, संचार उत्पन्न करते हैं, चाहे वो नर से मादा की ओर हो, चाहे मादा से नर की ओर हो। उसके अलावा जो फिरोमोन्स होते हैं, ये फिरोमोन जो होते हैं ये भोजन के लिए भी उपयोग में लाए जा सकते हैं या स्रावित हो सकते हैं, जनन के लिए भी हो सकते हैं, अपना क्षेत्र निर्धारण करने के लिए भी हो सकते हैं, और खतरे का संकेत से मतलब कह सकते हैं उत्पन्न करने के लिए भी हो सकते हैं। यानी क्या क्या कार्य हो सकता है फिरोमोन्स का जंतुओं में? पहला कार्य तो क्या है? ये एक ही जाति के सदस्यों के बीच में संचार उत्पन्न करते हैं। संचार का माध्यम है, सदस्यों के बीच में संचार का माध्यम है। और संचार किस किस को लेकर हो सकता है? ये भोजन, ये जनन, ये खतरे के संकेत के रूप में ये क्षेत्र निर्धारण करने के रूप में। तो संकेत किस किस लेकर हो सकता है? फिरोमोन की सहायता से भोजन को ढूंढ रहे हैं, भोजन को लेने के लिए, या ये हो सकते हैं कि जैसे चींटियों को उदाहरण मैंने बताया था, जनन के लिए हो सकता है, जनन के लिए हो सकता है, जिसमें नर मादा की तरफ आकर्षित होता है और मादा नर की तरफ आकर्षित होती है। खतरे के संकेत के रूप में एक ही जाति सदस्यों को अलर्ट करने के लिए कि यहाँ खतरा है, जैसे इस क्षेत्र से हम दूर जाना चाहिए, तो उसके लिए भी फिरोमोन स्रावित हो सकते हैं। और क्षेत्र निर्धारण के लिए मैंने बताया इतना कि कुत्ते के अंदर या हाथी है, गैंडा है, तो कई ऐसे स्तनधारी जंतु जिनके अंदर क्या होता है कि
मल या मूत्र के साथ इन फिरोमोन का स्त्राव कर दिया जाता है एक निश्चित एरिया के अंदर जहाँ कोई नर या मादा पहले से मौजूद है, और उसी जाति का नर या मादा उसको सूंघता है उस मल या मूत्र को, तो फिरोमोन्स को देख करके वो पता लगा सकता है कि यहाँ पहले से नर या मादा है, तो उस क्षेत्र से दूर चला जाता है। तो ये क्या क्षेत्र निर्धारण है। तो ये अपना क्या है, फिरोमोन है। अब देखिएगा, एक पार्कस और ब्रूसी वैज्ञानिक थे, पार्कस और ब्रूसी, उन्होंने एक नई शाखा नाम दे दिया इसको, एक्सोक्राइनोलॉजी। पार्कस एंड ब्रूसी, इन्होंने क्या किया, एक नई शाखा का नाम दिया एक्सोक्राइनोलॉजी, बाह्य स्त्रावी विज्ञान इसको नाम दे दिया। क्या नाम दिया इसको, बाह्य स्त्रावी विज्ञान। नाम इसको दे दिया। तो एक्सोक्राइनोलॉजी के अंदर पार्कस और ब्रूसी ने शाखा का नाम रखा, या इस शाखा के बारे में बताया कि एक्सोक्राइनोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर फिरोमोन्स का अध्ययन किया जाता है। अब देखिएगा, एक्सो यानी बाह्य, क्राइन का अर्थ तथा स्त्रावोलॉजी का अर्थ अध्ययन करना है, ऐसे पदार्थों का अध्ययन करना जिनको शरीर से बाहर स्त्रावित किया जाता है, और वो बाहर से जो स्त्रावित करने वाले पदार्थ कौन से होते हैं, फिरोमोन होते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, बाह्य स्त्रावी विज्ञान। अब देखिएगा, फिरोमोन के लिए एक प्रयोग किया गया है जॉन हेनरी फेबर का, जो हमें बताता है कि वास्तव में क्या स्त्रावित होते हैं, फिरोमोन स्त्रावित होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट कि जो फिरोमोन्स है वो मोस्टली एक तो वो अपने मैमेलिया और एक अपने जो इंसेक्ट यानी जो कीट हैं, इन दो ऐसे जीव हैं प्रकृति में जिनके अंदर सबसे ज़्यादा फिरोमोन्स का क्या होता है, स्त्राव होता है। तो जो अपने फिरोमोन्स हैं इन दो जंतुओं में सबसे ज़्यादा स्त्रावित होते हैं, और इसके लिए देखिएगा प्रयोग किया गया था जॉन हेनरी फेबर ने, और बताया था कि वास्तव में कीटों के द्वारा क्या स्त्रावित होते हैं, फिरोमोन स्त्रावित होते हैं, जिससे उनके बीच में आकर्षण उत्पन्न होता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 2 जार लिए, सबसे पहले कितने जार लिए, 2 जार लिए, गिलास के जार ले लिए। लेने के बाद में क्या हुआ कि दोनों जार के अंदर उसने फीमेल इंसेक्ट को रख दिया, इसको रखा, फीमेल इंसेक्ट को रख दिया। और फीमेल इंसेक्ट को जब रखा तो दोनों जार के ऊपर 2 कवर लगाए गए, एक कवर था कांच का बनाई, और दूसरा जो कांच का जार था उस कांच के जार के ऊपर जालीदार कपड़ा लगा दिया गया। अब देखा कि कुछ समय बाद उन्होंने कि जो जार जालीदार कपड़े से ढका हुआ था उस जार के चारों ओर बहुत सारी संख्या में नर कीट यानी मेल इंसेक्ट मौजूद थे उसी जाति के। तो उन्होंने बताया कि वास्तव में उस मादा ने क्या किया, जो जार ए था उस मादा ने भी स्त्रावित किया क्या, फिरोमोन, और जो बी जार वाली मादा थी उसने भी किसका स्त्राव किया, फिरोमोन का स्त्राव किया। परंतु ए जार के ऊपर कांच का ढक्कन लगे होने से क्या हुआ कि वो फिरोमोन बाहर हवा में नहीं आ सका, अंदर ही रह गया, और बी जार जो था उसके ऊपर जालीदार कपड़ा लगा होने के कारण क्या हुआ कि जो फिरोमोन मादा ने जार में रहते हुए बनाया वो हवा में विस्तृत हो गया, और उसी जाति के नर कीटों को क्या किया, आकर्षित कर लिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट हैं उनके द्वारा फिरोमोन्स बन रहे हैं। ये जॉन हेनरी फेबर का क्या था, प्रयोग था। किसका था, जॉन हेनरी फेबर का प्रयोग था। और पहला प्रयोग तो उन्होंने ये किया कि वास्तव में इंसेक्ट के द्वारा या जंतुओं के द्वारा क्या है, फिरोमोन स्रावित होते हैं और जो हवा में विस्तृत होते हैं। क्योंकि देखिएगा कि ए जार वाली मादा का ढक्कन जो था कांच का था, तो वो फिरोमोन बाहर नहीं आ सका, और बी जार वाली जो मादा थी उसके ऊपर जालीदार कपड़ा लगे होने के कारण क्या वो फिरोमोन जो है हवा में विस्तृत हो गए और नर तक पहुँच गए, तो नर आकर्षित उधर हो गए। अब देखिएगा स्टूडेंट कि ये एक प्रयोग था जो ये शो करता है कि जॉन हेनरी फेबर का कि वास्तव में फिरोमोन स्रावित होते हैं। ऐसा ही प्रयोग उन्होंने क्या किया कि एक दूरी को लेकर भी किया कि वास्तव में बहुत दूरी से जो है कीट या जंतु कह दें फिरोमोन को सूंघ करके आकर्षित होते हैं।
इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक फिर प्रयोग किया, एक जार लिया, उस जार के अंदर क्या हुआ, उन्होंने मादा को रखा, फीमेल को रखा, कीट को। अब कीट को रखने के बाद में क्या हुआ, उसके ऊपर जालीदार कपड़ा लगा दिया। अब उन्होंने क्या किया, एक नर लिया, उस नर को लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कुछ समय पश्चात कि जो मादा जार के अंदर थी, उस जार के ऊपर जालीदार कपड़ा लगा हुआ था, तो देखा कि जो नर 11 किलोमीटर दूरी से हमने छोड़ा था वो भी जार तक पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिरोमोन्स होते हैं वो बहुत लंबी दूरी तक अपना प्रभाव रखते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत लंबी दूरी तक मतलब कोई जंतु द्वारा जब फिरोमोन छोड़े जाते हैं तो लंबी दूरी तक वो पहुंच जाते हैं। उनको उसी जाति के कीट, चाहे वो नर हो चाहे मादा, वो सूंघ करके या ले करके या ग्रहण कर करके अपने साथी तक पहुंच जाते हैं। तो ये 11 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वाला प्रयोग है, ये भी जॉन हेनरी फेबर ने किया था। तो अपने थोड़ा सा देखें, प्रयास करें इसको कि सबसे पहले प्रयोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जॉन हेनरी फेबर ने किया था। ये प्रयोग किसने किया था, जॉन हेनरी फेबर ने किया था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसमें क्या किया इन्होंने,
तो ये जॉन हेनरी फेबर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उसने कितने जार लिए, 2 लिए, जार ए और जार बी। जार ए जो था वो भी ग्लास का बना हुआ है, जार बी भी किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। जार ए जो था उसके ऊपर किसका कवर था, ग्लास कवर था, यानी शीशे का बना हुआ एक उसने कवर कर दिया, किसके अंदर, जार ए के अंदर। और अंदर क्या ले लिया उसने, फीमेल इंसेक्ट को ले लिया। इसी प्रकार उसने जार बी लिया। जार बी के अंदर क्या किया कि कांच का बना हुआ जार है, परंतु इसके ऊपर नेट लाइक क्लॉथ या जालीदार कपड़ा क्या किया उसने लगा दिया, बांध दिया, और उसके अंदर भी फीमेल को रखा। कुछ समय बाद देखा कि जार जो ए था उसके चारों ओर कोई भी कीट मौजूद नहीं था बाहर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। जबकि जो जार बी था उसके चारों ओर क्या था, बहुत सारे नर कीट, यानी नर जो इंसेक्ट हैं, मेल इंसेक्ट, वो क्या थे, मौजूद थे, आपको जैसे दिख रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जॉन हेनरी फेबर ने बताया कि अपने प्रयोग से कि इसने भी फेरोमोन स्रावित किया, इसने भी फेरोमोन स्रावित किया। इसका फेरोमोन बनने के बाद में चूंकि कांच का कवर था इसलिए वो अंदर ही रह गया, और इसका जो फेरोमोन था वो जालीदार कपड़ा होने के कारण क्या हवा में विस्तृत हो गया। हवा में विस्तृत होने के बाद में पूरी दूरी के अंदर फैल गया, जिससे उसी जाति के जो कीट थे उन्होंने इसको ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में इस जार के चारों ओर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, यानी जो स्थान जहाँ से क्या कहते हैं फेरोमोन स्रावित हुआ या जिस मादा ने स्रावित किया वहाँ तक उसको फेरोमोन को सूंघ करके ग्रहण करके वहाँ उस फीमेल तक ये पहुँच गए। ये पहला एक्सपेरिमेंट था किसका, जॉन हेनरी फेबर का। इसका मतलब क्या हुआ कि जार बी वाले जो फीमेल की इंसेक्ट थी उसका फेरोमोन हवा में विस्तृत होने से उसकी जाति के अन्य नर को क्या क्या आकर्षित कर लिया, जबकि इसका फेरोमोन जो था वो अंदर ही रह गया कांच का ढक्कन होने के कारण। तो पहला प्रयोग तो यही था। अब दूसरे प्रयोग की यदि हम बात करें, सेकंड एक्सपेरिमेंट की, जॉन हेनरी फेबर का, तो अपने इसको अब कोई मतलब नहीं है, अपने ये बात करते हैं, जार लिया उसने। अब दूसरे प्रयोग में उसने क्या किया कि वही एक जार लिया उसने, उस जार के अंदर फीमेल को रखा, उसके ऊपर जालीदार कपड़ा लगा दिया। लगाने के बाद उसने एक नर कीट को लिया, उस नर कीट को कितनी दूरी पर रखा उसने, 11 किलोमीटर दूरी पर रख दिया। रखने के बाद में देखा कुछ समय पश्चात ये जो कीट था, अब ऐसे आप सोचोगे कि इसको पता कैसे लगा कि ये कीट है, तो क्या होता है कि जूलॉजी या बॉटनी के अंदर या कोई भी अपने साइंस का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो उसको बहुत ही कंट्रोल कंडीशंस में किया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अपने जब इस प्रकार के जंतुओं पर अध्ययन करते हैं तो मार्किंग कर देते हैं जंतुओं के ऊपर, जंतुओं पर क्या कर देते हैं, किसी प्रकार की मार्किंग या टैगिंग कर देते हैं, जिससे वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ या नहीं हुआ वो अपने को पता लग जाता है। इसी प्रकार क्या किया, उस मेल इंसेक्ट को लेकर के कोई एक उसी जाति का था, उसको लेकर 11 किलोमीटर दूर छोड़ दिया और मार्क कर दिया। करने के बाद में देखा कुछ समय पश्चात ये जो कीट था मेल, ये उड़ करके इस जार तक आ जाता है, इस जार तक आ गया। और कितनी दूरी तय की उसने, 11 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि फीमेल ने स्रावित किया, क्या स्रावित किया, फेरोमोन स्रावित किया, और वो फेरोमोन 11 किलोमीटर तक तो प्रभावी था इसमें। अब 11 किलोमीटर तक प्रभावी था, इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि जो कीटों के चाहे जंतुओं के जो फेरोमोन्स होते हैं वो हवा में विस्तृत होकर के या जल में विस्तृत होकर के लंबी दूरी तक चले जाते हैं, और लंबी दूरी
तक जाने पर उसी जाति के चाहे नर हो चाहे मादा हो उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अब देखिएगा ये कीट 11 किलोमीटर दूरी से ही अपनी जाति की जो मादा है उसकी तरफ आकर्षित हो गई है। यूँ कह सकते हैं जिस स्थान से फेरोमोन स्रावित हुआ वहाँ तक ये पहुँच गया। तो इसका मतलब कि फेरोमोन की जो रेंज होती है वो काफ़ी लंबी दूरी तक होती है, जो कि अपने कल बात भी की थी कि जो लंबे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले या जिनमें कार्बन श्रृंखला लंबी होती है उनके अंदर क्या होता है कि जो लिंग आकर्षक फीमेल्स होते हैं जिनकी कार्बन श्रृंखला छोटी होती है वो संकेत का कार्य करते हैं, और खासकर जो लिंग आकर्षक फेरोमोन होते हैं वो काफ़ी लंबी दूरी से उनको कीट या जंतु ग्रहण करके अपने फेरोमोन वाले स्थल तक पहुंच जाते हैं। तो स्टूडेंट ये आज अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है जिसमें हमने फेरोमोन के ऊपर किए गए जॉन हेनरी फेबर के एक्सपेरिमेंट को देखा। थैंक यू।